पीटीसीएल नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा यार। पीटीसीएल ही लगवाऊंगा लेकिन, क्योंकि स्टॉर्म फाइबर तो है ही नहीं मेरे इलाके में। चलो नहीं कर रहा डिस्कस यार, मैं ना कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम नहीं है, कि अगर मैं इन तीनों सवालों का सलूशन एक ही पैटर्न पे बना सका, सिग्मा बीटा वाला, ऑटम 17 और ये वाला, ताकि स्टूडेंट्स को रिलेट करने में आसानी रहे। कोशिश करता हूँ, फिर डिस्कस कर लूँगा, नहीं करता अभी। अच्छा, क्या किया था आखिरी क्लास में हमने? सवाल पूरा, कैश बजट पूरा बना लिया था ना, इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। करे, ये तो ऑन किया हुआ, तो मैंने तो नहीं कहा था आपको ऑन करने को। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में स्प्रिंग 16 रेनबो पेंट्स लिमिटेड पार्ट ए किया था, पार्ट बी जिसमें कैश बजट बनाया था, और उससे पहले मैंने एक लोटस एंटरप्राइजेस कराया था। तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कैश बजट कर लिया।
एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं और वो होमवर्क है जिनके पास पैक की बुक है लास्ट टाइम वाली, उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 था। जिनके पास लास्ट टाइम पैक की बुक है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 था, पेज 255 पे, स्प्रिंग 2018 सादिक लिमिटेड के नाम से। राइस की बुक में सादिक लिमिटेड स्प्रिंग 2018। राइस की बुक में भी क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 405 पे। ये आपका होमवर्क है और इसमें ना आप एक पॉइंट में आपको पहले ही गाइड कर देता हूं और इसका सलूशन मैं आपको खुद दे रहा हूं पीडीएफ पे, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने लोटस एंटरप्राइजेस भी क्लास में खुद ही किया था, जो वो है अपना रेनबो, वो भी मैंने क्लास में किया था, तो उसी पैटर्न पे ना वर्किंग्स, ताकि आप उसी तरह से यूज टू हों, तो उसी तरह की वर्किंग्स मैंने फिर ये भी बनाया हुआ है। एंड आंसर ठीक है आई कैप का, लेकिन उसी पैटर्न पे सॉल्व किया हुआ है जिस तरह से आपको पहले बाकी दोनों कराए हैं, तो इसलिए इसका मैं ही दे देता हूँ सोल्यूशन। लेकिन एक चीज पहले समझ लीजिए आप, उसके लिए आप इस सवाल का पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। इस सवाल का पॉइंट 1 पढ़ लें। मैं आपको एक चीज समझा लूं, उसके बाद ये सवाल है आपका होमवर्क, लेकिन ये चीज आप समझ लें। इस क्वेश्चन का पॉइंट 1 पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। अगर ऐसा होता, ये लिखा होता कि सेल्स 20% ग्रो करेंगी, क्वांटिटी सेल यूनिट्स, तो हम क्या करते हैं कि सेल्स को भी 1.2 करते हैं और जितने वेरिएबल खर्चे हैं उनको भी 1.2 करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो सारे वेरिएबल खर्चे भी बढ़ेंगे। इस सवाल में सेल्स का जो ग्रोथ है वो 2 टुकड़ों में बताया। ये कहा कि जो टोटल सेल्स में से पिछले साल कितनी क्रेडिट थी, कितनी कैश थी? 45
नहीं, कैश क्रेडिट वाली जो है ना वो बात बताई हुई है पीछे, जो सवाल के शुरू में टेबल दिया हुआ है ना वहां 70% क्रेडिट सेल है, 30% कैश सेल है। सवाल के शुरू में जो पिछला साल का डाटा दिया ना उसमें लिखा हुआ है टेबल में। पॉइंट 1 में ये कहा है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं वो ग्रो करेंगी कितनी, 5%, ये ग्रो करेंगी 5%, और जो कैश सेल्स हैं वो कितना ग्रो करेंगी, 10%। यानी जब हम क्रेडिट सेल्स निकाल रहे होंगे तो इसके 70% को 1.05 ग्रो कर देंगे, और जब कैश सेल्स निकाल रहे होंगे तो इसके 30% को 1.1 ग्रो कर देंगे। सेल्स तो ऐसे चल जाएगी। सेल्स में क्रेडिट और कैश अलग अलग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी प्राइस और है, इसकी प्राइस और है। तो सेल्स में तो हमें 2 टुकड़े ही करने पड़ेंगे, लेकिन जितने खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं या सेलिंग के खर्चे हैं, वो कैश सेल के अलग और क्रेडिट सेल के अलग होते हैं नहीं, वो तो पूरी चीजों के हैं जो चीजें बन रही हैं। तो हमें खर्चों के लिए ये 2 ग्रोथ रेट अलग अलग हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल की वजह से, क्योंकि इसकी प्राइस और इसकी प्राइस और। लेकिन हमें खर्चों के लिए तो ग्रोथ रेट एक ही निकालना पड़ेगा ना। अब वो एक ग्रोथ कैसे निकालें? फर्ज कर लें कि पिछले साल हमने 100 यूनिट्स बेचे थे, यूनिट्स अज्यूम कर रहा हूं 100 यूनिट्स, तो फिर कितने यूनिट्स क्रेडिट पे बेचे होंगे, 70। कितने कैश पे बेचे होंगे, 30। अगले साल क्रेडिट पे कितने बेचेंगे, 70 यूनिट्स पिछले साल बेचे थे, अगले साल हम 5% ज्यादा बेचेंगे, $73.5। पिछले साल हमने 30 यूनिट्स कैश पे बेचे थे, अगले साल 10% ज्यादा बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 33। अगले साल हम टोटल कितने यूनिट्स बेचेंगे, 106.5। टोटल मिला के इतने यूनिट्स बेचेंगे ना। पिछले साल कितने बेचे थे, 100। तो पिछले साल 100 बेचे थे टोटल, अगले साल टोटल 106.5 बेचेंगे, तो टोटल कितना ग्रो करेगा, 6.5। ये ग्रोथ रेट है जो हम सारे वेरिएबल खर्चों में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुने, क्रेडिट सेल्स का ग्रोथ रेट अलग और कैश का अलग, ये अलग ही चाहिए क्योंकि इनकी प्राइस और इनकी प्राइस और। जब आप वर्किंग के अंदर क्रेडिट सेल्स निकाल रहे होंगे ना तो उसमें आप ग्रोथ रेट ये वाला इस्तेमाल करेंगे, जब कैश सेल्स निकाल रहे होंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब खर्चे देखें, चीजें बनाई हैं, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, वो तो चीजों पे खर्चा है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्रेडिट पे बिक रही है कि कैश पे बिक रही है। तो खर्चों के लिए तो हमें कोई एक ग्रोथ रेट चाहिए, तो इसलिए खर्चों के लिए हम एक एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। कैसे? ऐसे क्रेडिट सेल यहां से यहां हो जाएंगी, कैश सेल इतनी से इतनी हो जाएंगी। इसका मतलब टोटल अगले साल 106.6 यूनिट्स बिकेंगे, 106.5 यूनिट्स बिकेंगे। पिछले साल 100 बिके थे, ये मैंने 100 खुद ही अज्यूम किया, आप 200 अज्यूम कर लें, परसेंटेज है ना तो 100 रखने में बात आसानी रहती है। तो इसका मतलब हम 6.5% ज्यादा यूनिट्स इस दफा बना रहे होंगे। तो आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल, उनमें ये वाला ग्रोथ लेके चल रहे होंगे। तो ये इसमें एक थोड़ा सा नया ट्रिकी पॉइंट था। बाकी ये वैसा ही है जैसे लोटस इंटरप्राइजेज और रेनबो पेंट्स किया था, उसी तरह का सवाल है। तो ये सवाल आपने करके आना है, होमवर्क आपका। अच्छा, इस सवाल में आपने करना क्या है, एक तो आपने कैश बजट बनाना, ये तो आपका होमवर्क है। दूसरा काम जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट में नहीं है, वो दूसरा काम ये है कि आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, आपने इसकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। कैसे? अभी आज मैं आपको सवाल करा रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। तो इस होमवर्क के सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपने करना ही है। मैं खुद से एक और रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि आपने इसकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, ये करके आइएगा। और उसका सोल्यूशन जिस तरह से आपको पहले मैं बाकी सवाल करा रहा था, तो उसी पैटर्न पे सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। एंड आंसर ठीक है,
लेकिन सिर्फ ये होता है कि जो वर्किंग्स आई कैप के सोल्यूशन में होती हैं, मैं चूंकि सिखाता एक तरीके से आ रहा होता हूँ तो उसी तरीके से आप वर्किंग्स कर लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन मैं आपको अपने तरीके से बना के दे रहा हूँ। अदरवाइज आई कैप का सोल्यूशन सही है। रेनबो वाला गलत था, वो मैंने आपको बता दिया था उसमें क्या गलती थी। ये वाला सही है। ठीक है जी, ये सवाल करके आइएगा। चलें, अब कैश बजट बहुत है, बहुत हो गई प्रैक्टिस उसकी। 1.5 साल से कैश बजट नहीं आया। कैश बजट की बहरहाल बहुत है प्रैक्टिस। अब आते हैं बजटेड P&L पे। इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट्स को मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं। एक मैंने कैश बजट लिखा था, एक बजटेड P&L लिखा था, और एक मैंने अदर बजट्स कहे थे। तो कैश बजट करा दिया, बहुत है। अब बजटेड P&L पे आते हैं। ये वर्ड निकाल दें तो आपको P&L बनाना आता है ना, तो बजटेड से क्या फर्क पड़ेगा? डाटा बजटेड होगा, आपने उस बजटेड डाटा से P&L बनाना होगा। फिर भी आप बहुत नन्हे मुन्ने होते थे जब P&L बनाना सीखा था, मैं आपको फिर भी इखलाकन फॉर्मेट बता देता हूँ। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हाँ, मेरी कई कमीजें खराब हो गई इसी वजह से। वो एप्रन पहनना चाहिए आगे ना। मेरी शर्ट्स खराब हो गई हैं, ये तो बचत होगी। ओपनिंग finished goods, cost of goods manufactured, closing finished goods, gross profit less operating expenses, अब इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन सेलिंग का ब्रेकअप हो सकता है। ये तो बड़ा औखा है P&L। क्या करें मार कर। अब उसमें एडमिन सेलिंग भी हो सकते हैं, फिक्स वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी एडमिन सेलिंग ले देता हूँ, चलें एडमिन सेलिंग और नेट प्रॉफिट।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती है, ये मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया नहीं था, वैसे बनाया था ना, हाँ ये तो बनाया था कुछ दिन पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो कुछ दिन पहले मैंने बना के दिया है, वो टी अकाउंट बना के दिया था, या ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बताया था ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन, हाँ तो ये फॉर्मेट बना के दिया था ना। हाँ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो मैंने बना के दिया था, मैंने पहले स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना के दिया था, मटेरियल लेबर, ये जो मैंने कहा था ना कैश बजट में अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनवाने लगा हूँ, उस दिन बनवाया था ये देखिएगा कोई 2-3 लेक्चर्स पीछे होगा, लेक्चर 40 में बताया था। मैंने स्टेटमेंट भी बना के दी थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, टी अकाउंट भी बना के दिया था, तो ये तो बताया हुआ चले। ये होता है P&L, तो बजटेड P&L। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए, चूंकि आपको ये बताना है मैंने कि ये कोई इतना नया और अनोखा काम नहीं है, आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए पहले किए हुए सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप आइए, जो मैंने लोटस इंटरप्राइजेस वाला सवाल कराया था ऑटम 16, मैंने लोटस इंटरप्राइजेस वाला एक सवाल कराया था ऑटम 16, पूरा सवाल सॉल्व किया था बोर्ड पे। उस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं रिक्वायर कर रहा हूं अभी आप लोगों से कि आप अभी लेक्चर आप यही पॉज कर देना, आप लोग लेक्चर यही पॉज करके पहले ये काम करना, और आप अभी करना कि आपने इस सवाल का, मैं रिक्वायर कर रहा हूं बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना दें। क्या मुश्किल है, कुछ नहीं, आपने कैश बजट बनाते हुए पहले सेल्स निकाली थी, फिर रिसीट्स निकाली थी, आपने पेमेंट्स निकालते हुए पहले एक्सपेंसेस निकाले थे, फिर पेमेंट्स तक पहुंचे थे, तो आपने इनकम स्टेटमेंट की चीजें सारी पहले ही निकाली हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ पहले ही कैलकुलेट, बस उनको देख के इनकम स्टेटमेंट में लिखना है, 5-7 मिनट लगेंगे। हाँ 1-2 ट्रिकी चीजों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, खासतौर पे मटेरियल में, कि हमने पहले उसमें इग्नोरिंग इन्फ्लेशन किया था, फिर उसको आगे हमने इन्फ्लेशन डाल दिया था, इसका जरूर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन आप ये काम कर चुके हुए हैं, तो लेक्चर अभी यहीं रोकिए, और आप लोग जो लोटस एंटरप्राइजेज है उसका सारा सवाल सॉल्व्ड है, प्रॉपर वर्किंग्स मैंने सॉल्व की थी, अगर आपने नोट किया है तो उसी डेटा को इस्तेमाल करिए। सवाल दोबारा पढ़ना है दोबारा पढ़ लें, सवाल दोबारा पढ़ अगर भी काम चल जाएगा, लेकिन चलें पढ़ लें, एक नज़र देख लें सवाल, और आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो था नहीं, तो मैं चीज़ें लिख ही देता हूँ। लोकल रॉ मटेरियल था, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल था, और वेरिएबल कन्वर्जन थी, और फिक्स्ड कन्वर्जन थी, और इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। ले मैंने आपको ना लाइनें भी पूरी बता दी, बस इनमें फिगर्स भरनी है अब आपने। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से बस इतना ही रह जाएगा, ये फिगर यहां आएगी। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी ही नहीं उस सवाल में, लो और मुश्किल आसान कर दी, ये डैश हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ही नहीं थी, सेल्स आपने निकाली हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वहां से निकलेगा, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले हुए हैं, इसको पूरा करिए, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाइए। पॉज कर दें, हाँ जी कर लिया होगा, नहीं किया तो भी बंद करें, शाबाश करके आए। मैं ये सवाल कर रहा हूं, कौन सा था वो, ऑटम 16 ना, ये मैं उसका सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने ऐसी खुद ही बनाई है प्रैक्टिस के लिए।
सेल्स, सेल्स वर्किंग की हुई है, कैश सेल्स भी निकाली हुई है, क्रेडिट सेल्स भी निकाली हुई है। कितनी कैश सेल्स बताना, कैश सेल्स कितनी हो गई सेल्स, 3884.4, ये हो गई सेल्स। सही है। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं था इस सवाल में। लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग रॉ मटेरियल लोकल वाला कितना था, 60 था ना, कि नहीं? 60 था मेरे ख्याल में ओपनिंग। हाँ हाँ 60 इसी वर्किंग में लिया हुआ है, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग रॉ मटेरियल 60। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल रहा हूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस कितनी निकाली थी, ये भी पेमेंट से जस्ट पहले निकाली थी, कितनी? माइनस क्लोजिंग। हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। 78 क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ था हमने इग्नोरिंग प्राइसेस, हालांकि ये तो नई प्राइसेस पे होगा ना, तो 78 को महंगा करना मत भूलना, 1.1 78 को महंगा करना ना भूलना, क्योंकि 78 तो हमने किया हुआ था इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, असल में तो वो महंगा ही होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये इनमें से होगा ना महंगे वाले में से, तो इसको महंगा करना ना भूलना। भूल गए? कितना आ गया लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन? सेवन डबल 6.20। अच्छा इसी तरह से इम्पोर्टेड पे आ जाते हैं। इम्पोर्टेड का ओपनिंग कितना, 98 था शायद। इम्पोर्टेड की परचेजेस दो थी, एक वो थी जो पिछले साल एडवांस दे चुके थे, अब वो हमें रिसीव होनी थी 30, और एक वो थी जो इस साल हमने मजीद परचेजेस करनी थी 514। इम्पोर्टेड की परचेजेस ये परचेजेस थी, दो परचेजेस थी ना, एक एडवांस के अगेंस्ट परचेज थी 30, और ये वो है जो नई कैश परचेज थी, और माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना था, और इसको भी महंगा करना मत भूलना। 127 तो हमने इग्नोरिंग प्राइसेस में लिखा हुआ था, इग्नोरिंग प्राइस चेंज। कितना हो गया? फाइव 502.00। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट निकाल चुके हैं हम, निकाली थी वर्किंग में वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 2017 की 760.27। फिक्स्ड कन्वर्जन भी हम निकाल चुके थे, लेकिन हमने तब निकाली थी कैश की वर्किंग करते हुए एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, असल में थोड़ी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो भी तो एक्सपेंस है। तो फिक्स्ड हमने कितनी निकाली थी 2017 की? लेकिन इसमें अब हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी, कितनी? है कन्वर्जन में डेप्रिसिएशन कितनी थी? 16 थी शायद, 16। तो इनटू क्या था? इनटू क्या करना था? इन्फ्लेट? डेप्रिसिएशन थोड़ी इन्फ्लेट होगी,
इन्फ्लेट वो चीज होती है जो हमने अगले साल फिर दोबारा खरीदनी होगी, दोबारा खर्चा करना होगा। डेप्रिसिएशन तो है जो प्लांट खरीदा था बस वो हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है। कितनी? 41 पॉइंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई 70.39 2070.39 2070.39 ग्रॉस प्रॉफिट 1814.01। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्किंग में निकाले हुए थे हमने 2017 के 1024.92। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाले हुए थे 5.4 थे शायद, मेरा ख्याल है 100 कुछ थे। अच्छा 100.44। और कितनी रिडक्शन साइड पे की थी? 127.44 और ये हो गए 115.36। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 661.65 है। हाँ तो हाँ सब मिलियन में 661.65 ये नेट प्रॉफिट है। तो इस सवाल से मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आप कैश बजट के लिए जो मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे ना उसी की, तो अगर उसी में एक पार्ट आ जाता है कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बना दें तो ये कोई नई मेहनत नहीं है, ये ऑलरेडी सब मेहनत की हुई थी। मैंने इसमें क्या नया किया है, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक वाला एक ट्रिकी पॉइंट था, बाकी सारा कुछ आपने कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने आप ही की कैलकुलेटेड फिगर्स को यहाँ लिखा है, बस कोई नई फिगर कैलकुलेट नहीं की है। तो जो कैश बजट के लिए मेहनत की हुई थी वही मेहनत बजटेड इनकम स्टेटमेंट के लिए हो गई। तो बजटेड P&L का एक सवाल प्रैक्टिस। अब दूसरा सवाल प्रैक्टिस करते हैं जो उस दिन रेनबो पेंट्स कर रहे थे, अब उस पर आ जाते हैं, वो मैं करता हूँ बोर्ड पे। रेनबो पेंट्स मैं करता हूँ बोर्ड पे। रेनबो पेंट्स वाला सवाल दोबारा पढ़ लें। अब मैं उसका पार्ट ए सॉल्व करने लगा हूं, और एक काम ये करें कि जो मैंने कैश बजट बनाया था उसकी वर्किंग्स वगैरह सब दोबारा देख लें। मैं करने लगा हूं बोर्ड पे अब सॉल्व उसको।
हाँ जी, पढ़ लिया। इसमें मैंने आपसे कहा है कि जो स्प्रिंग 16 मैंने सवाल पिछली क्लास में सॉल्व किया था, उसका कैश बजट जो सॉल्व किया था वर्किंग समेत, वो सारा एक नज़र देख लीजिए और सवाल को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये करेंगे तो ही सवाल सॉल्व करने का फ़ायदा है। जी नोट कर लिया, करूं शुरू या अभी नहीं किया? करें शुरू? चले, मैं इसका पार्ट ए बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। उस दिन मैंने पार्ट बी किया था, मैं पार्ट ए कर रहा हूँ। ये मैं स्प्रिंग 16 पार्ट ए कर रहा हूँ। स्प्रिंग 16 का पार्ट ए। सेल्स हमने निकाली नहीं है। कैश सेल्स कितनी निकाली नहीं है? 30.17। क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली नहीं है? 29। कितनी हो गई सेल्स? 125.46। ये सब रुपीज इन मिलियन है। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है? अब इस सवाल में थी फिनिश गुड्स, इससे पहले नहीं थी, इसमें है। – 2016 की जो क्लोजिंग थी, हम 2017 का बजट बना रहे हैं ना, तो जो 2016 की क्लोजिंग थी वही 17 की ओपनिंग है। तो 2016 की कितनी थी क्लोजिंग फिनिश गुड्स? – 2016 की क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी थी? सवाल में नहीं दी हुई। अरे भाई, बड़े साफ साफ अल्फाज में टेबल के अंदर देखो, इससे ज्यादा क्लियर और क्या देगा? जो 16 का टेबल दिया हुआ है उसमें नहीं आ रही फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। स्प्रिंग 16 कर रहे हैं हम, रेमो पेंट्स लिमिटेड। कितनी आ रही हैं? 8 मिलियन। 2016 की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम 2017 का बजट बना रहे हैं, तो जो 2016 की क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी वही 17 की ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं। कितनी? 8। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लेते हैं, ये वर्किंग वाली। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी, ओपनिंग रॉ मटेरियल सॉरी कितना, ये किया हमने वर्किंग में। $2.5। परचेजेस निकाली थी हमने, पॉइंट महंगी वाली ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको महंगा करना नहीं भूलना, इंटू 1.1। ये क्लोजिंग स्टॉक को महंगा करना नहीं भूलना, क्योंकि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा था वो इग्नोरिंग प्राइस चेंज करके लिखा हुआ था। $36.0
चलिए 5 6 कर लेते, 6 कर लेते। और क्या है कन्वर्जन वेरिएबल फिक्स्ड, क्या चीज़ लिखी हुई? कन्वर्जन वेरिएबल लिखी हुई, कन्वर्जन वेरिएबल। ये कितनी थी, हमने वर्किंग की हुई है 21.38। कन्वर्जन फिक्स्ड ये भी वर्किंग की हुई है, लेकिन ये हमने वर्किंग की थी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 9 पॉइंट प्लस डेप्रिसिएशन कितनी? 12.72। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। करो कैलकुलेट। ये 36.06 लिखा हुआ। सेवन 0.16। Cost of goods manufactured again 70.16। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसमें एक अच्छी मुश्किल कैलकुलेशन है, ये मैं अलग से बताता हूँ। क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताता हूँ, अच्छी कैलकुलेशन है, बाकी देखते हैं। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले हुए हैं हमने। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले हुए हैं कितने? 29.70। कितने? 29.70। फिक्स्ड ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन के अलावा वाले निकाले हुए हैं। और डेप्रिसिएशन कितनी? 5। फिर इसके अलावा एक मार्केटिंग कैंपेन करनी है, कितनी? 6। वो तो कैश 3-3 2 टुकड़ों में देना था ना, वरना जो 6 महीने की कैंपेन है वो है सारे 2017 के अंदर ही। पूरा 6 मिलियन उसी से रिलेट कर रहा है। वो तो पैसे अगले दिन देने की वजह से बजट से आउट हो गया था। देखो, हमने जिन 6 महीने की कैंपेनिंग करनी है वो सारे 6 महीने इस साल के अंदर ही हैं। वो तो पैसे थे उसके जो 3 मिलियन शुरू में और 3 मिलियन एंड पे थे। तो 3 मिलियन मार्च में फॉल करने की वजह से बजट में नहीं आया था, कैश बजट में, लेकिन एक्सपेंस तो है। अब रह गया क्लोजिंग फिनिश गुड्स। उसके अलावा ये सारा कुछ किया हुआ है कैलकुलेट, सिर्फ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इसमें एक नई चीज है। बाकी सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताता हूं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कितना आ गया? वन। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अलावा बाकी सारा कुछ हम कर चुके हुए थे पार्ट बी करते हुए ही। यानी अगर ये सवाल देख के आपको लगता है कि 16 नंबर में इतना बड़ा सवाल, P&L भी है, कैश बजट भी है, तो कैश बजट में जो मेहनत हो गई ना, वही मेहनत P&L में काम आ रही है। या इन अदर वर्ड ये कह लें कि जो P&L के सवाल में मेहनत कर लेंगे वही कैश बजट में काम आएगी।
चलें क्लोजिंग फिनिश गुड निकालता हूं मैं अब। यहां तक कोई एतराज है? किधर हो, जाग रहे हो? क्लोजिंग फिनिश गुड्स समझा है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालता हूं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2.5 ओपनिंग स्टॉक था। अगर ये कहा होता, ये मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, अगर ये कहा होता कि जितने यूनिट्स 2016 में थे 17 में भी रॉ मटेरियल के उतने ही यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे, तो 17 का स्टॉक कितना होता? 2.5 ही होता ना। लेकिन अगर कहा जाता कि हाँ यूनिट्स तो उतना ही होंगे लेकिन मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो क्लोजिंग कैसे निकालते फिर? अगर ये कहा होता कि यूनिट्स तो उतने ही होंगे लेकिन महंगाई तो होगी, कितनी महंगाई, कितनी है मटेरियल की महंगाई? ये कर लेते, ये कर लेते। अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 2.5 है जो कि है, अगर सवाल में ये कहा होता कि इसके यूनिट्स अगले साल भी इतने ही होंगे लेकिन महंगाई है, तो अगले साल का स्टॉक ऐसे निकालते ना। कौन सा इन्फ्लेशन रेट लगा है? मटेरियल का, कन्वर्जन का, किसका? मटेरियल का। क्यों? क्योंकि हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फिनिश गुड्स पे आते हैं। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 8 मिलियन है और सवाल के पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वांटिटी वुड बी द सेम। तो फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी इतना ही होता, लेकिन इन्फ्लेशन तो हो रही है, तो इस पे इन्फ्लेट कर लेते। कौन सी इन्फ्लेशन? मटेरियल की। लेकिन क्या ये 8 मिलियन सिर्फ मटेरियल है? फिर इसमें तो कन्वर्जन भी है और कन्वर्जन की इन्फ्लेशन डिफरेंट है। कितनी है? 8%। तो क्या करें, 18% कर लें? नहीं, ये कर लें। मटेरियल था ना, तो मटेरियल की क्वांटिटी चूंकि सेम रहनी है तो फिर इसने सिर्फ इन्फ्लेट होना था क्योंकि अगले साल का मटेरियल महंगा वाला होना था, तो हम मटेरियल की इन्फ्लेशन लगा लेते। यही बात अब फिनिश गुड्स के लिखी हुई है कि क्वांटिटी सेम रहेगी, तो फिर हम अगले साल बस सिर्फ इन्फ्लेशन लगा लें, क्वांटिटी तो सेम रहेगी। मटेरियल की इन्फ्लेशन के कन्वर्जन की इन्फ्लेशन के, दोनों की इन्फ्लेशन, दोनों की। कुछ गड़बड़ नहीं होगी? आप क्या कर रहे हैं,
इसी 8 मिलियन को 1.1 भी बढ़ा रहे हैं और 1.08 भी बढ़ा रहे हैं। इस 8 मिलियन में कुछ कंपोनेंट मटेरियल का है, कुछ कंपोनेंट कन्वर्जन का है। तो जो इसमें मटेरियल वाला कंपोनेंट है उसको 10% भी बढ़ा दिया, 8% भी बढ़ा दिया। ये पूरे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और जो इसमें कन्वर्जन वाला कंपोनेंट है उसको भी 10% भी बढ़ा दिया और 8% भी बढ़ा दिया। ये डबल हो गया। नहीं समझ आई? और देखें, फर्ज कर ले इस 8 मिलियन में 4 मिलियन मटेरियल का है और बाकी 4 मिलियन कन्वर्जन का है, फर्ज कर लेते हैं। यानी ये जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 4 मिलियन मटेरियल कॉस्ट लगी हुई है और 4 मिलियन कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई है। तो अगर मैं 8 मिलियन से 1.1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इन दोनों से 1.1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर दोबारा 1.08 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी इन दोनों से 1.08 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं इन दोनों को डबल डबल इन्फ्लेट कर रहा हूं। क्या करना चाहिए फिर? अब ये पता चल गया, अब कर लिया। एक पे 1.1 लग जाएगा, दूसरे पे 1.08 लग जाएगा और फिर इनको ऐड करते हैं। तो ये गलत है, ये सही है। इसको 1.1 कर देंगे, इसको 1.08 कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये सही है। इसका मतलब है कि अगली कोशिश क्या करें? 8 मिलियन को तोड़ना है। ये तोड़ते हैं। अब ये बात समझ आ गई ना? अब 8 मिलियन को ब्रेक करते हैं। अगर सवाल में कहीं ये लिखा होता कि जब गुड्स बन जाती हैं तो उनकी टोटल जो कॉस्ट आई होती है उसमें से 60% मटेरियल होता है, 40% कन्वर्जन होती है, तो क्या करते? 8 मिलियन को 60-40 तोड़ लेते। अगर सवाल में कहीं लिखा होता कि जब गुड्स पूरी बन चुकी होती हैं तो उनमें से 50% मटेरियल और 50% कन्वर्जन, ये मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं कह रहा, ये 50% 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बोली मैंने कहा है कि टोटल कॉस्ट का 60% हिस्सा मटेरियल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40% हिस्सा कन्वर्जन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा हूं मैं। तो हम परसेंटेज लगा लेते हैं ना 8 मिलियन पे, लेकिन अब ये परसेंटेज बताई नहीं है, एक और तरीके से ढूंढते हैं। जो 16 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उस पर गौर करते हैं। 2016 की इनकम स्टेटमेंट पे गौर करें। ये 2016 ही का बचा हुआ है ना 8 मिलियन। – 2016 में क्या हुआ था कि रॉ मटेरियल लगा था कितना? 30। और कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन को मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। एक तोड़ रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन में और एक तोड़ रहा हूं मैं अदर में। एक डेप्रिसिएशन और एक अदर। कन्वर्जन 30 लगी थी ना, 18 और 12 30। डेप्रिसिएशन कितनी थी इसमें? 3 और बाकी फिर 27। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2016 में 60 मिलियन थी। ये सामने नजर आ रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो इसलिए यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। 16 में टोटल ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी। यहां से हमें रेशियो नजर आ रहा है कि इस टोटल में से 50% मटेरियल कॉस्ट होती है, इस टोटल में से 45% अदर कन्वर्जन कॉस्ट है, 5% डेप्रिसिएशन है। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमें इसको देख के ये पता चल गया कि जो 16 में गुड्स बनी थी उनके टोटल खर्चे का ब्रेकअप ये था।
कि उस टोटल कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 50% मटेरियल कॉस्ट, ये 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है नहीं, 45% अदर कन्वर्जन कॉस्ट, 5% डेप्रिसिएशन। और मैंने अदर में से वेरिएबल फिक्स्ड को अलग अलग क्यों नहीं किया, क्योंकि महंगाई तो सेम है ना दोनों की। अगर पिछले साल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ये रेशो था, तो यही रेशो जो 2016 का क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, उस पर भी तो यही रेशो होगा कि नहीं? इन्हीं में से बचा हुआ है ना, तो यही रेशो उसमें भी होगा। क्या इसमें मटेरियल होगा, कन्वर्जन, डेप्रिसिएशन और अदर। तो ये अगर 8 मिलियन था, तो इस 8 में से मटेरियल कितना था? 4 मिलियन। इस 8 में से ये अदर कन्वर्जन कितनी थी? 3.6। इस 4 में से तो ये ऐसे 8 बना था। ये ले ब्रैकेट में कर देता हूँ कि आपको 8 का 50%, ये 8 का 5%, ये और 8 का 45%, ये ऐसे किया है मैंने। 2016 की जो फिनिश गुड्स थी वो इतने मिलियन रुपीस की थी। अब 2018 की बताएं कैसे बनाएं, 2017 की क्या करूं? चूंकि यूनिट सेम है तो यही फिगर्स इसकी भी होंगी, लेकिन बस महंगी होती जाएंगी। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 4 बढ़ के कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी और 3.6 बढ़ जाएगा 1.08। 4.4, 0.4 और 3. 3.6 है ना? ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स 2017 की। हमने पहले 2016 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का रेशो देखा, इन्हीं में से ये बची हुई थी, तो यही रेशो इन पे भी होगा यकीनन। 2016 की फिनिश गुड्स की क्लोजिंग ब्रेकअप लिखा, और चूंकि यूनिट्स इतने ही रहेंगे, यानी अगर ये 20 यूनिट्स है तो फिर ये भी 20 यूनिट्स हैं, सिर्फ महंगाई होनी है, तो हर कंपोनेंट में अकॉर्डिंगली महंगाई डाल दी। अगर मेरे सर में पहले ये तरीका है, अगर हम इससे बनाते, अगर हम इस देखें ना 36.0, ठीक है हम इससे बनाते, हम इससे बनाते फिनिश गुड्स की टोटल वैल्यू की कहाँ है जिसको तोड़ते, मतलब इससे हम ये बना लेते कि इसमें से इतने % मटेरियल है, इतने % कन्वर्जन है, बना लेते, वो ब्रेकअप किस पे लगाते?
मतलब ये कहाँ लिखा है कि कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स में होते हैं? हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी ना, तो ये इसमें से बने हुआ था, इसलिए ये रेशियो इस पे ले ली। हमें 2017 के स्टॉक का कुछ नहीं पता, वो रेशियो तो आप निकाल लें, लेकिन वो किस पे लगाएं रेशियो? तो ये वाहिद रास्ता यही था। ठीक है, ये हो गया 2016 स्प्रिंग वाला सवाल कंप्लीट। और P&L के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, जिसमें से एक ये है, एक अभी जो ऑटम 16 किया था वो हो गया। और यार 2 सवाल होमवर्क के 1 सवाल होमवर्क। क्या? हाँ हाँ हाँ। रेनबो पेंट्स होती है। अच्छा, एक अभी कितनी को देर हो गई क्लास को? मेरे ख्याल में 1 घंटा 10 मिनट हुआ मुश्किल से। हाँ, एक सवाल और कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में 9 सवा 9 तो शायद शुरू किया था, और बीच में भी पॉज भी लिया था बहुत। मेरे ख्याल में 1 घंटा 10 मिनट हुआ मुश्किल से। एक सवाल और कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बीच में ना एक आसान सा ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है, वो भी हो जाए, ताकि नंबर तो। हाँ, ट्रेडिंग का है, एक आसान सा ट्रेडिंग का सवाल है, कर लेते हैं। हाँ, क्लास में कर लेते हैं। एक आसान सा सवाल है ट्रेडिंग का, वो कर लेते हैं। ये बल्कि ऐसा करते हैं कि ये ना, अगर मैं कराऊंगा ना तो टाइम लगेगा, आप पे छोड़ूंगा तो आपका काम बढ़ेगा। मैं कराना चाह भी रहा हूँ और कराने पे टाइम भी नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि आसान सवाल है। तो ऐसा करता हूँ, सवाल और सॉल्यूशन से दिखा के डिस्कस कर लेता हूँ, पर्पस पूरा हो जाएगा। बस असल में ये ऐसा सवाल भी नहीं है कि मैं बोर्ड पे करूं, टाइम लगाऊं उस पे, और अगर आपको दे दिया तो आपका घर का काम बढ़ जाएगा। तो ये अगर मैं सोल्यूशन भी डिस्कस कर लूंगा ना तो काम चल जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। आपको मैं भी ये सोल्यूशन इधर से दिखा देता हूं। ये लैपटॉप आप सामने रख लो और मैं ज़बानी डिस्कस कर लेता हूं।
चलें ऐसे कर लेते हैं, ज़बानी सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना, जो पीछे सोल्यूशन है वो बड़ा मुश्किल सॉल्व हुआ है, तो मैंने उसके लिए खुद सोल्यूशन बना के वो मैं आपको भी ये PDF अपलोड कर दिया भाई। जब लेक्चर आप लोग सुन रहे होंगे ना, तो वहां से आप सोल्यूशन ले लें इसका। अच्छा, सवाल कौन सा है? सवाल है जी, पैक की बुक से बताता हूं पहले। ये एक आसान सा इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, और मैं बस ये चाह रहा हूं कि ये हमारा नंबर ऑफ सवाल में काउंट हो जाए, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि हमने प्रैक्टिस इतनी की है। हैं जी? हाँ हाँ। और ये जो सवाल अभी करा रहा हूँ ना, ये असल में CA फाइनल का है। ये जो आई कैप क्वेश्चन बैंक में इन्होंने सवाल डाले हुए हैं, इसमें से कुछ सवाल CA फाइनल के भी हैं, लेकिन आपके लेवल के हैं। ये CA फाइनल कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल है, आपके लेवल के सवाल हैं। किधर गया अभी? हाँ जी, पैक की बुक बता रहा हूँ पहले, पेज 236, क्लास वर्क 8। दी होम अप्लायंसेस डिवीजन ऑफ उमेर एंटरप्राइजेस, ये CA फाइनल का सवाल है। राइज में देखो है, आई कैप क्वेश्चंस के नाम से होगा। मेरी आई कैप क्वेश्चन बैंक वाले जो क्वेश्चन डले हैं ना, दी होम अप्लायंसेस डिवीजन ऑफ उमेर एंटरप्राइजेस। है इसमें एक टेबल बना हुआ है, C&F वैल्यू ऑफ ईच इलेक्ट्रॉनिक किट 9500, यही है। कहाँ है? पेज 430, क्वेश्चन नंबर 5, ये राइस की बुक में है। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये 8.5 क्वेश्चन था, और जिनके पास आई कैप की नई बुक है, उसमें ये पेज 306 पे एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये सवाल पढ़ लें, ये मैं ना सोल्यूशन से दिखा के डिस्कस कर लेता हूं, हो जाएगा काम।
हाँ जी, पढ़ लिया। अब क्या करूं, आपको कैसे बताऊं? मैं तो यहाँ से देख के बताना है। पक्की बात है जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलो अभी ज़बानी भी तो शायद थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा हो। हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक किट्स इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको टीवी बनाते हैं और ये टीवी बेचते हैं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, अभी इस वक्त ये हो रहा है कि हम ये जो टीवी बनाते हैं, हम उमैर एंटरप्राइजेज हैं, हम उमैर एंटरप्राइजेज हैं। हम जो टीवी अभी बनाते हैं वो बेचते हैं किसको? होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। अभी इस वक्त ये हो रहा है। अभी इस वक्त हमारा ताल्लुक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से, हम डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेचते हैं, हमारा काम खत्म। वो आगे का मसला है कि ये किस किस को बेचता है। हम अभी सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का बेचते हैं? कॉस्ट प्लस 25% पे। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ, कॉस्ट प्लस ना, तो 25% मार्कअप पे बेचते हैं। तो हमारी सेल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर तक की है बस। पॉइंट नंबर 1 रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि अंडर प्रेजेंट सिचुएशन बताएं कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। सॉल्यूशन खोल लें, साथ मेरी बात सुनते रहना और सॉल्यूशन खोल लें। सबसे पहले आ जाए वर्किंग 1 के ऊपर, सबसे पहले वर्किंग 1 पे। हमें अभी ये जो हम किट्स मंगवाते हैं ये 9500 कॉस्ट करती हैं, फिर हम इसमें ड्यूटीज वगैरह ऐड करते हैं 900, वो भी डल गया पर यूनिट ना। फिर हम उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्जन करते हैं 3500, ये आ गया। ये हमारी इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आ गए 13900। फिर इस पे हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, एनुअल फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 12 मिलियन सवाल में दिए हुए हैं, लेकिन मैं इनको पर यूनिट लाने के लिए डिवाइड कर लेता हूं 5000 से, क्योंकि हम इस वक्त 5000 यूनिट्स बना के बेचते हैं। ये बात आपको सवाल में बताई हुई है कि अभी हम इस वक्त 5000 बना के बेचते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन विच इज 5000। तो 5 से डिवाइड किया, पर यूनिट 2400 आ गया और हमें ये 16300 कॉस्ट करता है। हमें एक टीवी कॉस्ट करता है 16300। ये हमें एक यूनिट कॉस्ट करता है और हम इस पे 25% अपना प्रॉफिट रखते हैं। जब इस पे 25% लगाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 4075। ये हमारा अभी प्रॉफिट, हम एक टीवी को बेचते इतना प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन पे आ जाएं। हमने अगले साल का जो बजट बनाना है, हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे। देखें, एक यूनिट पे 4075 और हमने 5000 यूनिट्स बेचने हैं, तो मैंने इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा बजटेड प्रॉफिट आ गया जीपी। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए 900 पर यूनिट, तो उस 900 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, 4.5 मिलियन आ गया सॉल्यूशन में टॉप पे। और उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 9 मिलियन, वो भी माइनस कर लिए, तो हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर बजटेड प्रॉफिट 6875,000 आ गया। आसान सी बात है,
ये मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी वर्किंग वन में बताई है, बिल्कुल सिंपल सा काम किया है। ये अगर आपको लग रहा है सर जबानी जबानी जल्दी कर रहे हैं, अरे आसान सी चीज कर रहे हैं। सारी कॉस्ट दी हुई है, 9500 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ये 16300 कॉस्ट बनी हमें, हम इस पे 25% मार्कअप रखते हैं, यानी हम इतना कमाते हैं। तो बजटेड प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट मैंने कैसे बनाई, 3 लाइनों में इनकम स्टेटमेंट बन गई, बिल्कुल टॉप पे सोल्यूशन में। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ये पर यूनिट है इनटू 5000 करके, और सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल 900 पर यूनिट है इनटू 5000 कर लिया, और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 9 मिलियन दिया हुआ है। तो अंडर प्रेजेंट सिचुएशन हमारा प्रॉफिट होगा 6875000। हाँ ठीक है, लेकिन वो आगे वो जो नेक्स्ट काम किया हुआ है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से किया हुआ। ठीक है, अंडर करंट सिचुएशन हो गया। बल्कि सिर्फ लाइनें थोड़ी आगे पीछे हैं, वरना ऐसे ही हुआ हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है बस। हाँ ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसने जो लाइनें अलग अलग लिखी हुई है मैंने वो ब्रैकेट के अंदर कर दी है। बहरहाल चलें, मैं आप हैं नहीं ऐसी ही है, या आई के वाला ही छापा हुआ इन्होंने, या आई के वाला ही छपा हुआ। चलें अब रिवाइज बजट देखते हैं। रिवाइज बजट क्या है, हमें किसी सियाने ने कहा है कि आप लोग ऐसा करें, इन सबको बीच में से निकालें, रिटेलर को अपना एजेंट बनाएं और डायरेक्टली कस्टमर को चीजें बेचें। ये कहां लिखा है रिटेलर को अपना एजेंट बनाएं, ये नहीं लिखा। रिड्यूस द एग्जिस्टिंग, प्रपोजल्स क्या है, रिड्यूस द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, ये दोनों निकल गए बीच में से। ये कहां लिखा है कि रिटेलर को अपना एजेंट बना ले, मैं कह रहा हूं निकल गए। नहीं वो ये भी तो हो सकता था कि हम रिटेलर को बेचते हैं, ये हमारा कस्टमर है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा एजेंट है। कैसे आगे, रिटेलर को 15% कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन हम कस्टमर्स को देते हैं, एजेंट को देंगे ना। तो ये हमारा एजेंट है जो हमारे बिहाफ पे कस्टमर को सेल कर रहा होगा। तो हमारी सेल्स, इनकम स्टेटमेंट की सेल्स क्या होंगी, रिटेल प्राइस जिस पे कस्टमर को चीज बिक रही है, वो डायरेक्टली हमसे लेगा। हाँ, तो हमसे माल लेके कस्टमर को बेचेगा, हम उसको कमीशन देंगे। तो हमारी सेल्स क्या होंगी, जो कस्टमर को सेल हो रही होंगी। फिर ये सवाल की इंफॉर्मेशन क्यों थी, बेकार थी? नहीं, हमारी अब नई सेल प्राइस क्या होगी, जो पुरानी रिटेल प्राइस होती थी उससे 5% कम। तो इसका मतलब पहले हमें पुरानी रिटेल प्राइस निकालनी पड़ेगी और उसके लिए सारा सिलसिला गुजारना पड़ेगा। अब आए वर्किंग वन पे वापस, जो मैंने सोल्यूशन में वर्किंग वन बनाई हुई है उस पर वापस आइए। अच्छा, आई कैप वाला सोल्यूशन भी सही है, इसमें अगर आपको कहे नहीं सर वैसे ही तो किया हुआ, बस थोड़ी सी लाइनें आगे पीछे की हुई हैं, मैंने आपको अपना बना के दे दिया, वही एंड आंसर वही आता है। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आया है, उसकी वजह से कोई 2-3 हज़ार का फर्क पड़ गया राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से। चलिए वर्किंग वन पे वापस आते हैं। वर्किंग वन में यहां तक मैं आ चुका था, यानी हम अगर इतना प्रॉफिट रख रहे हैं
तो हम ये चीज डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हैं 16,300 प्लस इतना, यानी 20,375। हम ये चीज टीवी डिस्ट्रीब्यूटर को इतने का बेच रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर आगे करता है, सवाल में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर आगे जब होलसेलर को बेचता है तो वो 10% मार्जिन कमाता है, 10% मार्जिन। इसका 10%। अच्छा, अब देखें डिस्ट्रीब्यूटर को ये कॉस्ट पड़ गई ना। फिर अब डिस्ट्रीब्यूटर की ये कॉस्ट है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की ये कॉस्ट है अब 20,375, तो वो इसको कितने का बेचेगा? 10% मार्जिन कमाना है, मार्जिन। तो इसका मतलब फिर ये 90 हुआ। ये कॉस्ट है ना डिस्ट्रीब्यूटर की, तो सेल प्राइस तक पहुंचना तो क्या करें? 100/90। तो वर्किंग वन में देखिए मैंने अगली लाइन में 100/90 किया, 22,639 तक पहुंच गया। अब ये 22,639 क्या है? ये इसकी कॉस्ट है। ये क्या करता है? ये करता है आगे रिटेलर को देते हुए 4% मार्जिन रखता है, 4% मार्जिन। होलसेलर रिटेलर को 4% मार्जिन पे रखता है। तो इसका मतलब ये कॉस्ट है और अब ये 4% मार्जिन, यानी 100/96। तो देखिए अगली लाइन में मैंने 22,639 को 22,639 को 100/96 कर लिया। ठीक है, ये जो 22,639 है ये 100/96 होके कितना बन गया? 23,582। 23,582। ये क्या है? ये रिटेलर को कॉस्ट पड़ रही है, ये अब रिटेलर को कॉस्ट पड़ रही है। रिटेल प्राइस तक कैसे पहुंचे? रिटेलर इस पे आगे क्या करता है? 10% मार्कअप लगाता है, मार्कअप। यानी इससे आगे पहुंचना है तो 110/100। तो जब इसको 110/100 किया तो ये बन गया 25,940। यानी पहले ये 25,940 की रिटेल प्राइस पे बिकता था। अब हम क्या करेंगे? इतने का ही बेचेंगे या कम कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो कम कर लेंगे तो अब हम इसको 0.95 कर देंगे। तो सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसमें नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन पे आइए। सेल्स मैंने कैसे निकाली हुई है? ये प्राइस है, इसको इनटू 0.95 किया, लेकिन अब हमारे 5,000 की बजाय 6500 यूनिट्स बिक जाएंगे। 6500 कैसे? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अब यूनिट्स 1500 और ज्यादा बिक जाएंगे, यानी 6500। तो 6500 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये हमारी रिवाइज सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल 13,900 वर्किंग वन में निकाली हुई है, इनटू 6500 कर दिया। फिक्स्ड तो 12 मिलियन ही रहेंगी ना, वो एज इट इज 12 मिलियन लिख दिया। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, इसमें से लेस किया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस वही 900 ही हैं, 900 इंटू 6500। रिटेलर का कमीशन सेल्स का 5%, सेल्स ऊपर निकाली हुई है 15%, सॉरी, सेल ऊपर निकाली हुई है उनका 15% आ गया, ये रिटेलर का कमीशन आ गया। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सवाल में दी हुई है, आफ्टर सेल सर्विस सवाल में दी हुई है 450, 450 इंटू 6500 किया, टोटल आ गया। और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 9 मिलियन सवाल में दिए हुए हैं। तो इस तरह अब रिवाइज बजटेड प्रॉफिट आ गया 11 पॉइंट समथिंग मिलियन। ये सवाल था, इसमें बस ये मार्कअप मार्जिन ही था, वरना सीधा सा सवाल था। तो ये एक और सवाल हो गया। तो एक सवाल होमवर्क, वरना फिर ये 2 हो जाते ना सवाल। कौन सा सवाल होमवर्क दिया है? स्प्रिंग 18 का, और उसका सॉल्यूशन आपको मैंने कहा है कि मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा जी, बात शुरू की थी मैंने शर्मो यहाँ पे कर रहे थे बात, वो हो गई थी। अब गुफ्तगू पे बात शुरू की है। गुफ्तगू यानी हम जो बात बोलते हैं ना, जो हमारा गुफ्तगू है, इसमें कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह का हुक्म है
और लोगों से भली बात कहो। और लोगों से भली, अब भली बात वही है जिसको हमें पता है कि भली बात है, जो सुनने में अच्छी है, फायदा है, खराबी नहीं है, धोखा नहीं है, झूठ नहीं है, टॉन्ट नहीं है, वही भली बात है ना। तो लोगों से भली बात कहो, यानी जब हम बात कर रहे हैं तो भली बात कर रहे हैं। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह इरशाद है कि कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता मगर उसके पास लिखने वाला मौजूद होता है। यानी हम जो भी बोल रहे हैं वो लिखने वाले लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है सारा। तो जो हम बात करते हैं हमें इसमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि लोगों से भली बात कहो। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।